Welcome back. This is the part 2 of NEET Physics Solution 2020. In the first video lecture we have seen up to question number 25. A body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half of radius of Earth? यानी एक इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे m मास का, और मान लेते हैं ये अर्थ का मास कैपिटल M है और ये अर्थ की रेडियस कैपिटल R, तो बोल रहा है हम Fg क्या होता है, Fg इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो बोल रहा है ये 72 न्यूटन है, ये 72 है, 72 न्यूटन। अब क्या बोल रहा है कि जो अर्थ की रेडियस है इससे r/2 यानी इसके आधे रेडियस अर्थ के सरफेस से ऊपर यानी r/2, ये r/2 हाइट पे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हो तब क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सो r इतना और r+2, तो नया जो हमारा r होगा वो कितना होगा, r प्लस r/2 विच इज 3r/2। सो यहाँ से यहाँ तक 3r/2। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाय 3r/2 का होल स्क्वायर, यानी r 3r/2 हो गया। सो r स्क्वायर होता है तो 3r/2 का होल स्क्वायर। सो जी एम एम बाय 9r स्क्वायर बाय 4। सो जी एम एम बाय r स्क्वायर, और ये 4 ऊपर जाएगा, 4/9, 4 ऊपर गया और 9, 4/9 इंटू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 4/9 इंटू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। सो जी एम एम बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 72। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या मैं 72 यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 72। सो अगर 9 से मैं डिवाइड करूँ तो 8 टाइम्स एंड 8 इंटू 4 32। सो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आया नया वाला वो 32 न्यूटन। सो ये आपका आंसर है। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन है फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट डायग्राम शोन द ट्रुथ टेबल इज। ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसका ट्रुथ टेबल पूछा है। तो अगर ये ए है, ये नॉट गेट है, तो यहाँ पे ए बार, ये बी बार, फिर ये और गेट से निकला तो ए बार प्लस बी बार, और एक और है यहाँ पे एक और नॉट गेट है तो ए बार प्लस बी बार का बार। अब यहाँ पे अप्लाई डी मॉर्गन्स, तो विच इज यानी एंड गेट। एंड गेट का क्या टेबल होता है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1। सो आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1। सो योर आंसर इज थर्ड चॉइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, यानी बोल रहा है d को हाफ कर दिया, d इज इक्वल टू d/2 कर दिया, एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड, यानी कैपिटल D जो है उसको डबल कर दिया। सो पूछ रहा है कि फ्रिंज विड्थ क्या होगा। यंग्स के डबल एक्सपेरिमेंट में जो कोहेरेंट सोर्स का सेपरेशन होता है उसको हाफ कर दिया, यानी d को d/2 कर दिया गया है, और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स से जो स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल D उसको 2d कर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि जो फ्रिंज विड्थ आएगा वो क्या होगा। तो हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ का क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सो लैम्डा इसको क्या किया गया है 2d, और इसको क्या किया गया है d/2। सो ये 2 ऊपर जाएगा यानी d, ये 2 ऊपर जाएगा। सो 2 इंटू 2 4 लैम्डा d/d, यानी 4 टाइम्स आया इसका फॉर्मूला के। सो 4 टाइम्स, तो इसका ऑप्शन है 4 टाइम्स 1/4 डबल एंड हाफ। सो इसका आंसर होगा 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स जो इसका फॉर्मूला है। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अगला प्रॉब्लम है ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट to a height h. The mass of water in capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in the tube is.
कैपिलरी ट्यूब रेडियस आर रेडियस के कैपिलरी ट्यूब को जब पानी में डुबाया जाता है तो वो h हाइट तक राइज करता है, और जो पानी है उसका मास 5 ग्राम दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि अगर दूसरे कैपिलरी ट्यूब को जिसका रेडियस 2r हो उसको पानी में डुबाया जाए तो मास कितना राइज करेगा, यानी मास में चेंज कितना आएगा, वो पूछ रहा है। ये r रेडियस का है तो इमर्स करते हैं तो कितना हाइट, h हाइट। सो h का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g होता है। t यहाँ पे सरफेस टेंशन रहता है। सो मास पूछा है तो मास का फॉर्मूला, इसमें मास का फॉर्मूला रिलेशन में हम लोग इसको लाते हैं। मास क्या होता है, रो इंटू वी, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो रो इंटू वॉल्यूम इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। सो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू टी कॉस थीटा बाय आर रो जी। सो एक आर से एक आर कैंसिल और रो से रो कैंसिल। सो एम कितना आया, 2t कॉस थीटा 2 पाई टी कॉस थीटा इंटू आर बाई जी, 2 पाई टी कॉस थीटा इंटू आर बाई जी। सो ये बोल रहा है कि 5 ग्राम है, और अगले बीट में क्या पूछ रहा है कि ये r को 2r कर दिया गया, यानी हर चीज़ सेम है। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज किया गया है, रेडियस, यानी एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट इट्स रेडियस। सो m क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो m दिया हुआ है आपका 5 ग्राम। सो अगर 2r करेंगे तो 5 इंटू 2 10 ग्राम आंसर होगा इसका। सो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया हुआ है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 2.5 ग्राम एंड 5 ग्राम। सो m यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है r के, यानी अगर 2r करेंगे तो m पहले से 5 ग्राम था तो अभी 10 ग्राम हो जाएगा। सो आंसर इज 10 ग्राम। A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kilopascal and temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड. Its density is, यानी हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर दिया हुआ है 249 किलो पास्कल और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी डेंसिटी पूछ रहा है, और R का वैल्यू दे दिया है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। यानी क्या क्या दे दिया है, R दे दिया है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, R का वैल्यू दे दिया है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 27 प्लस 273 300 केल्विन, और प्रेशर दिया हुआ है आपका 249 किलो पास्कल, दैट मीन्स 10 टू द पावर 3 पास्कल। सो 249 10 टू द पावर 3 पास्कल हम जानते हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला PV इक्वल टू nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सो n इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास ऑफ गैस बाय मॉलिकुलर मास ऑफ गैस। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग रखते हैं PV इज इक्वल टू m बाय m नॉट, और ये v को नीचे उतारते हैं हम, VRT। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, रो RT बाय m नॉट। m नॉट को क्रॉस हमको निकालना क्या है, ये रो चाहिए हमको। सो रो इज इक्वल टू, यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, P m नॉट बाय RT। सबका फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, उसको यहाँ पे रखता हूँ मैं। रो इज इक्वल टू, P का वैल्यू कितना दिया है 249 इंटू 10 टू द पावर 3, m नॉट हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 2 ग्राम, विच इज़ अगर हम m नॉट इक्वल टू 2 ग्राम, अगर हम kg में कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। सो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 kg बाय R कितना है आपका 8.3 इंटू T कितना है आपका 300। सो ये 2 जीरो से यहाँ पे ये कटा, सिर्फ यहाँ पे 10 बचा, और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 8 इंटू 3 24 एंड पॉइंट के बाद 3 इंटू 3 9 24.9। सो एक बार लिख देता हूँ 249 इंटू 2 इंटू ये 10 है और 10 टू द पावर -3 है, सो 10 टू द पावर -2 बाय 24.9। अगर हम लोग 24.9 से 249 को डिवाइड करें तो 10 टाइम्स में जाएगा। सो
रो इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ पर 10 बचा और ये 10⁻⁻2 है। सो 10⁻1 इसमें से 10⁻⁻2 से निकला, सो 10⁻⁻1, तो 2 इंटू 10⁻⁻1। सो रो इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.2। ये आपका देख लेते हैं हम लोग। इसका 4 ऑप्शन दिया था, 0.1 kg पर मीटर क्यू, 0.02 kg पर मीटर क्यू, 0.5 kg पर मीटर क्यू, 0.2 kg पर मीटर क्यू। सो 0.2 और इसका kg पर मीटर क्यू होता है। तो दैट्स द आंसर। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। एन आयरन रड ऑफ susceptibility 599 is subjected to a magnetic field of 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is, मटेरियल की परमियाबिलिटी पूछ रहा है और म्यू नॉट की वैल्यू दे दिया है, यानी परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू दे दिया है। नहीं भी दिया होता तो हम लोग जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। सो हम लोगों को क्या निकालना है, परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम। क्वेश्चन में ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है 599, यानी काई के वैल्यू दिया हुआ है 599। ये इसको पढ़ते हैं काई, ये 22nd लेटर है, ग्रीक अल्फ़ाबेट का 22nd लेटर है। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी से इसका रिलेशन कुछ ऐसा होता है 1 प्लस काई। सो 1 प्लस 599 इज इक्वल टू 600। सो आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी आ गया। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सो यहाँ से निकालते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इक्वल टू फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 600। ये आपका निकला। आंसर में क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। 2.4 पाई इंटू 10⁻⁵, 2.4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2.4 पाई इंटू, यानी पाई में ही रखना है ना, 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴ एंड 8 इंटू 10⁻⁵। सो 4 पाई, ये 6 है, 24 पाई इंटू, ये 2 जीरो इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं, 10⁻⁵। सो 2.4 पाई करेंगे हम लोग तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम की वैल्यू 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴, ये आंसर आता है आपका। ये यूनिट है। सो इसमें थर्ड चॉइस आपका। अगला देखते हैं हम लोग। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन when a force of 3J Newton acts on the particle whose position vector is 2k मीटर। गिवन दिया हुआ है F, क्या दिया हुआ है, F इक्वल टू 3J न्यूटन, 3J न्यूटन एंड R दिया हुआ है आपका, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2k मीटर, 2k मीटर। सो हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F। सो 6 तो आ गया आपका, 3 इंटू 6 हो जाएगा आपका। अब आते हैं इस पे, ये I J K। अगर इस डायरेक्शन में हम चलते हैं I J K, I क्रॉस J K होता है। सो यहाँ पे R क्रॉस F है, यानी K क्रॉस J, K क्रॉस J उल्टा चलेंगे हम लोग तो माइनस हो जाएगा, माइनस I। यानी अगर इधर से चलते हैं हम लोग, J क्रॉस K करते हैं हम लोग, J क्रॉस K करते हैं हम लोग, तो आता हमारा I। सो हम लोग उल्टा कर रहे हैं, K क्रॉस J कर रहे हैं तो माइनस I। सो हमारा जो आंसर होगा 6 - 6 I कैप, इसका होता है न्यूटन मीटर टॉर्क। सो ये आपका आंसर है। थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोटॉमिक गैस, ब्रैकेट में दिया है KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो फॉर मोनोएटॉमिक गैस each molecule has डिग्री ऑफ फ्रीडम हाउ मच, 3 मोनोएटॉमिक के लिए।
और फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कितना होता है, हाफ के टी। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, सो हाफ के टी और 3, सो 3/2 के टी। सो इसका आंसर 5/2, इसको इसने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के भी लिया हुआ है। सो 5/2 केवीटी, 7/2 केवीटी, हाफ केवीटी एंड 3/2 केवीटी। सो योर आंसर इज 3/2 केवीटी। अगला प्रॉब्लम है, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव है डायमीटर ऑफ 2 मीटर। सो वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 600 नैनोमीटर। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। सो इसका मतलब हुआ 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मैंने ये 2 जीरो को इसमें से माइनस कर दिया। सो 10⁻⁷ मीटर लैम्डा। और डी का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। डी का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है, डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। सो डी थीटा इक्वल टू 1.22 इंटू लैम्डा, 6 इंटू 10⁻⁷ बाय 2। सो 2 से 3 बार में, सो 3.66 इंटू 10⁻⁷। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा डी थीटा है, ये रेडियन में आएगा। जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 7.32 इंटू 10⁻⁷ रेडियन, 6 इंटू 10⁻⁷ रेडियन, 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन, 1.83 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। सो आपका आंसर है डी थीटा इक्वल टू 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। सो लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी दिया हुआ है, फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute. इसमें आपका सरफेस एरिया दिया हुआ है और इंटेंसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, आपसे एनर्जी पूछा है। सो एनर्जी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी आपका आई दिया हुआ है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, और क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी I इज इक्वल टू ई बाई ए इंटू टी। हमको क्या निकालना है, ई। सो ये इधर भेजूंगा IAT। सो I का वैल्यू कितना दिया है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू टी 60 सेकेंड। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों चेंज नहीं किया एरिया में, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था जो कि दोनों CGS में था, इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मैंने इसलिए चेंज नहीं किया था। सो 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24 इंटू 10⁻3। सो ये आपका एनर्जी। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था आपका, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 24 इंटू 10⁻3 जूल, 48 इंटू 10⁻3 जूल, 10 इंटू 10⁻3 जूल, 12 इंटू 10⁻3 जूल। सो आपका आंसर है 24 इंटू 10⁻3 जूल। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, यानी इसमें पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एनर्जी में कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, तो 1:1 का होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, 1:c, 1:c स्क्वायर, c:1 एंड 1:1। सो योर आंसर इज 1:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर T फॉर कॉपर, यानी 4 ग्राफ दे रखा है आपको, उसमें पूछ रहा है रेसिस्टिविटी रो और टेम्परेचर टी का वेरिएशन कौन सा, कॉपर के लिए कौन सा दिखाता है ग्राफ। सो लीनियर नहीं होता है इसका, बाकी ये है, आपने अगर देखा होगा ग्राफ इसका तो ये वाला ग्राफ है। सो मेरे ऑप्शन में ये फर्स्ट है। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, R1 इक्वल टू 1.5 R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो, यानी 2 कॉपर स्फेयर्स हैं, 2 सॉलिड कॉपर स्फेयर्स हैं जिनका रेडियाई R1 और R2 है, और R1 इक्वल टू 1.5 R2 दे रखा है, R1 इज इक्वल टू 1.5 R2 दे रखा है।
तो बोल रहा है कि 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर, राइज करने के लिए टेम्परेचर कितनी क्वांटिटी की हीट चाहिए। सो R1 इक्वल टू 1.5 R2 दिया हुआ है, दोनों कॉपर स्फेयर्स हैं, ये इसका R है। सो Q क्या होता है, ms ∆T, और चूँकि रेडियस दिया हुआ है तो मास को वॉल्यूम के टर्म में हम लोग चेंज कर लेते हैं। सो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी। सो रो इंटू वी क्या होगा, इसका स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यू, ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। Q1 इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेल्टा टी। Q1 इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई इंटू डेल्टा टी इंटू आर क्यू। चूँकि दोनों सेम है, दोनों कॉपर स्फेयर्स हैं, सिर्फ फर्क क्या है, रेडियस का, यानी ये सब टर्म सेम होगा, इसका रो सेम होगा, बाकी सब टर्म सेम होगा। तो Q1 क्या हो गया, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R3 के। सो हम लोग मिला लेते हैं, Q1 को Q2 से ये कर लेते हैं, Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 का Q। सो Q1/Q2 इज इक्वल टू R1 कितना दिया है, 1.5 R2, सो 1.5 R2/R2 का Q। सो यहाँ पे R2 से R2 कैंसिल, 1.5 का Q। 1.5 क्या होता है, 3/2 का Q। सो Q 27/8। सो कितना चाहिए हमको, 27/8 चाहिए। सो ऑप्शन क्या था हमारा, 3/2, 5/3, 27/8 एंड 9/4। सो हमारा आंसर आएगा Q1 एंड Q2 का जो ये है 27/8। सो हमारा आंसर है 27/8 यानी थर्ड बिट। अगला प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, ए रेसिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज बनाते हैं, यहाँ पे बना रखा है। सो बोल रहा है कि राइट गैप में जो रेसिस्टेंस है ये 10 ओम है, यानी ये R है जो वो 10 ओम है, और यहाँ पे X मान लेते हैं लेफ्ट गैप में, और ये इसको बैलेंस करता है बोल रहा है, ठीक है। और ये 3:2 है इसका रेशियो, इसको डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो 3:2। ये 3 है, ये 2 है। सो देखते हैं हम लोग, X/10 इज इक्वल टू 3/2। सो यहाँ से अगर X निकालना चाहें हम लोग तो 15 निकला, 15 ओम, यानी ये निकल गया हमारा 15 ओम। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस वायर 1.5 मीटर, यानी बोल रहा है कि अगर इस 15 ओम वाले रेसिस्टेंस का लेंथ 1.5 मीटर हो तो 1 ओम रेजिस्टेंस का लेंथ कितना होगा। 15 ओम के लिए 1.5 मीटर, इसलिए 1 ओम के लिए निकालिए 1.5/15। सो कितना आएगा ये, 0.1, यानी 0.1 मीटर आएगा आंसर। आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो है 1.5 × 10⁻⁻1 मीटर, 1.5 × 10⁻2 मीटर, 1 × 10⁻2 मीटर, 1 × 10⁻1 मीटर। सो इसको 1 × 10⁻1 बना सकते हैं आप मीटर। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन अ PN जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, यानी PN जंक्शन डायोड में डिप्लीशन रीजन में विड्थ, डिप्लीशन रीजन के विड्थ में इंक्रीज कैसे होता है, उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, इंक्रीज इन फॉरवर्ड सर्किट, फॉरवर्ड बायस ओनली एंड रिवर्स बायस। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको मालूम है रिवर्स बायस की वजह से। सो रिवर्स बायस ओनली, फोर्थ ऑप्शन है हमारा। अगला प्रॉब्लम देखेंगे, 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज नियरली, यानी आपका C दिया हुआ है 40 माइक्रोफैरड, C दिया हुआ है 40 माइक्रोफैरड, यानी C इज इक्वल टू 40 × 10⁻⁻6 एंड V दिया हुआ है 200 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। सो पूछ रहा है IRMS। सो IRMS क्या होता है, VRMS
बाय एक्स सी, और एक्स सी क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू एक्स सी के जगह पे 1 बाई ओमेगा सी। सो 1 बाई ओमेगा सी लिखेंगे तो ओमेगा सी ऊपर जाएगा, ओमेगा सी बाई 1। यहाँ पे एक्स सी के जगह पे 1 बाई ओमेगा सी लिखा मैं तो ओमेगा सी ऊपर गया, ठीक है। सो ओमेगा सी वी आर एम एस इंटू 2 पाई एफ इंटू सी। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस कितना दिया हुआ है 200 इंटू 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, 50 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 80 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो 80 पाई को हम लोग मल्टीप्लाई करें 251.80 इंटू 3.14 विच गिव्स 251.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो ये 10 टू द पावर माइनस 2 हटा देते हैं, 2.51 एम्पियर आई आर एम एस निकला आपका। सो जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 2.5 एम्पियर, 25.1 एम्पियर, 1.7 एम्पियर एंड 2.05 एम्पियर। सो योर आंसर इज 2.5 एम्पियर। सो इसको राउंड ऑफ किया है, ये 1 हटा दिया है, 2.5 एम्पियर। अगला प्रॉब्लम देखेंगे। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। सो 9.99 मीटर 0.0099 मीटर। सो सब्सट्रैक्शन करना है तो इसका क्या रूल होता है, जो डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेज होते हैं जिसमें वही आंसर होता है। तो अगर हम इसका आंसर देखें 4 बिट है तो सिर्फ एक ही ऐसा है, एक आंसर का ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक गया है, तो हमको बनाने की भी ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि इसका रूल है कि इसका आंसर वही माना जाएगा जो डेसिमल के बाद सबसे कम होगा। तो इसमें डेसिमल के बाद सबसे कम कितना है 2 है, तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ही जाएगा। तो आप अगर इसको माइनस भी करो तो भी आपको राउंड करके वहीं तक लाना है। सो बिना आप सॉल्व किए हुए इसको 9.98 मीटर कर सकते हैं, और अगर आप इसको करना चाहें तो यहाँ पे 0 0 रख के माइनस करके कर लें। सो योर आंसर इज 4 ऑप्शन दिया हुआ है 9.980 मीटर, 9.9 मीटर, 9.9801 मीटर एंड 9.98 मीटर। सो डेसिमल के बाद जो 2 प्लेसेज वाला आंसर है सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, वही चूज कीजिए आप। और इसको आप माइनस करना चाहें तो इसको यहाँ पे 0 0 करके माइनस कीजिए और डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक वाला आंसर होगा आपका। A charged particle having drift velocity of 7.5 into 10 to the power minus 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 to the power minus 10 volt per meter has mobility in meter square per volt per meter। सिर्फ डिवाइड करना है आपको। म्यू इक्वल टू कितना होता है, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई होता है। सो कितना दिया हुआ है हमारा वी डी दिया हुआ है हमारा 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ई कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। आंसर में ये भी आपको हिंट दे दिया है कि डिवाइड ही करना है, यूनिट दे दिया है तो आपको ये भी हिंट दिया हुआ है आंसर में कि डिवाइड ही करना है। सो म्यू इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सो 2.5 टाइम्स में जाएगा, इसको कटाएंगे तो हम लोग 2.5 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाके प्लस 10 और माइनस, तो 10 टू द पावर 6। सो म्यू आपका निकला, और क्या हो गया आपका, ये वी डी है आपका दिया हुआ था किसमें, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ था, और ये आपका दिया हुआ था किसमें, वोल्ट पर मीटर में, वोल्ट पर मीटर। सो आपका हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर मीटर। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रॉब्लम देखेंगे। सो इसकी फ्रीक्वेंसी 530 है और इसकी फ्रीक्वेंसी FB इसका पूछ रहा है। सो F जब इसकी 530 है तो दोनों 6 हर्ट्ज देते हैं। सो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसका फ्रीक्वेंसी 536 हो जाए या 524 हो जाए।
दो ही हो सकता है, तो आपका जो 4 ऑप्शन है उसमें से 2 पहले ही आउट हो गया, 2 ऑप्शन है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बी की फ्रीक्वेंसी टेंशन कम कर दिया गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन द टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी का जो टेंशन है वो स्लाइटली कम कर दिया गया, तो हम जानते हैं अगर हम टेंशन कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो कम होगी तो इसमें कम होगा तो 535 और इसमें कम होगा तो 523, बट यहाँ पे एक बढ़ जा रही है, यानी 7 हर्ट्ज मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, हालांकि कम होनी चाहिए। सो हमारा जो ऑप्शन होगा ये होगा, कम नहीं हो रहा है, बढ़ जा रहा है। सो 524 इज आवर ऑप्शन। सो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 524। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the 2 ends of rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from 5 kg particle is nearly at a distance of 2 particles है, ये 10 kg, ये 5 kg और इसका लेंथ 1 मीटर है। सो पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास इसके ये से क्या, इसका कोई मास नहीं है, ये मासलेस है यानी रिजिड है ये, और पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ होगी इसके अबाउट। तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस हो गया ये मान लेते हैं ये x1 हो गया और इसको मान लेते हैं हम x2 हो गया। तो जो हमारा x1 होगा वो होगा m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू l। सो x1 हमारा होगा m2 10 इंटू l 1 है और m1 प्लस m2 यानी 15। सो 10 बाई 15। सो 15 को अगर 10 को अगर 15 से डिवाइड करूँ मैं 10 बाई 15, सो इट गिव्स 0.666 विच गिव्स 0.666। सो और ये मीटर में आएगा। सो आंसर में ऑप्शन दिया है 67 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सो अगर मैं राउंड फिगर करूं तो ये आ जाएगा 0.67 मीटर, अगर मैं सेंटीमीटर बनाऊं तो 67 सेंटीमीटर हमारा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो गई। सो इस तरह से हमने नीट के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।